ओके लो, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अब ये क्या चीज है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही काम की चीज है, ध्यान से सुनो। अब इसका जो बेसिकली जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सिंपल ईएमएफ है, यहाँ से करंट जा रहा है और चार हमारे पास क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या लगे, करंट लगे, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये जो सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक सर्किट होता है। ये हमें किस चीज में काम आता है, तो बेसिकली अगर ऐसा समझ लो कि यहाँ पे मेरे पास चार रेजिस्टेंस है, पी क्यू आर और एस, चार रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। अब इन चार रेजिस्टेंसेस में से किसी तीन की वैल्यू अगर मुझे पता हो, नोन वैल्यूज हो, ठीक है। चलो मान लो ये मेरे पास 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ऐसे मान लो इनकी वैल्यूज मुझे पता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इतनी बढ़िया चीज है कि इससे मुझे चौथे की वैल्यू यूं फटाक से पता लग जाती है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से और बहुत ही बेसिक फॉर्मूले से मुझे चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी आसानी से पता चल जाएगी। तो ये बेसिकली एक इस तरीके का सर्किट है जहां पे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है ना। यही इसका मेजर काम है। अब अगर मुझे इस S की वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो चलो इसके लिए थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं और थोड़ी सी मेहनत करते हैं। अब मेरे पास जो ये करंट है यहां से यहां जा रहा है, मैं क्या करता हूं, यहां पे ऐसे दो लूप मान लेता हूं, है कि नहीं। याद होगा तुम लोग को, मैंने जब तुम लोग को वो सिखाया था किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ में मैंने तुम्हें ये चीज सिखाया था ना कि हम लूप मान लेते हैं। जैसे यहां से यहां तक, ए से लेकर ए बी सी डी और ए, ये मैंने एक लूप मान लिया, ए बी डी ए, और यहाँ पे मैंने बी सी डी बी, ये भी मैंने एक लूप मान लिया। तो इस लूप को मान के हम सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं और हमारे पास काम बन जाता है। वही चीज अब करने वाले हैं, बट सबसे पहले हमें करंट को डिवाइड करना आना चाहिए। लाइक अब ये करंट है, यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो दो ब्रांच में टूट रहा है। तो दो ब्रांच में टूट रहा है तो यहाँ पे पक्का क्या होने वाला है कि यहाँ पे ये जो करंट है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। चलो यहाँ मान लो जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है। मान लिया कि इस वाली ब्रांच में जो करंट है वो I1 है, तो यहां पे अपने आप जो करंट होगा वो कितना होगा, I माइनस I1। चाहो तो I माइनस I1 लिख सकते हो और चाहो तो I माइनस सिर्फ इसको क्या मान सकते हो, I2 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखो कहने का मतलब फर्क कहां से हुआ कि अगर मेरे पास करंट, एक ही करंट है और वो दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है। ये मेरे पास मान लो 5 एम्पियर करंट है और यहाँ पे यहाँ डिवाइड हो जा रहा है। अब यहाँ अगर 2 एम्पियर गया तो यहाँ अपने आप 3 एम्पियर होगा। ये तो सिंपल लॉजिक वाली बात है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे मेरे पास ये करंट I है और यहाँ पे मैंने मान लो I1 भेजा है, तो यहाँ पे अपने आप क्या होगा, I माइनस I1 हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो चलो फिर भी कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने इसको I1 मान लिया और इसको I2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये साफ साफ देख सकते हो जो करंट है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होने वाला है। तो दो ब्रांच में डिवाइड होगा, तुम्हें साफ साफ पता है कि यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ चलो मान लो तो मैं इस वाले ब्रांच में जो मेरे पास करंट है वो IG, क्योंकि G इसलिए माना क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर बीच में लगा हुआ है मैंने, और इस वाले करंट को मैंने IG मान लिया। तो ये वाला करंट अपने आप मेरे पास कितना हो जाएगा, I1 माइनस IG होगा कि नहीं होगा। अगर ये I1 है और यहाँ IG गया है तो यहाँ पे बचा हुआ करंट जाएगा, यानी I1 माइनस IG। और अब यहां से देखते चले जाओ, यहां से IG करंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है और यहां से I2 करंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो होता क्या है कि अगर मेरे पास इस तरीके से यहां से IG करंट आ रहा है और इस तरीके से यहां से I2 करंट आ रहा है, दोनों के दोनों आ रहे हैं, तो जब दोनों आगे जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। जब अगर एक करंट आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है तो दो ब्रांचेस जब साथ में आएंगी तो दोनों के करंट ऐड भी होंगे। ये सब किरचॉफ्स लॉ में तुम्हें मैंने सिखाया था, अगर नहीं पता तो मैंने दोबारा बोल दिया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा, I2 प्लस IG हो जाएगा। सिंपल सी चीज है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया I2 और यहाँ से I2 प्लस IG, ठीक है। आराम से काम हमारा बन गया। तो चलो अब लूप में जो रूल लगाना है वो लगाना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले हम उठाते हैं क्या, ABDA। अब ये वाला लूप उठाते हैं और इसमें हम क्या लगाते हैं, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ पे आराम से लगाते हैं, मतलब ABDA इसमें लगा रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले मेरे पास ये वाला रेजिस्टेंस है P रेजिस्टेंस, और उसमें से करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है। तो P रेजिस्टेंस है, I1 करंट जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा और साथ में क्या होगा मेरे पास, करंट, ठीक है। सिंपल सी चीज। और तीसरी चीज मेरे पास ये वाला रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस, और इसमें से करंट कितना जा रहा है, I2। बट ध्यान रखना इसके आगे जो मैं साइन लगाऊंगा वो कितना होगा, माइनस होगा। अब तुम बोलोगे इसमें प्लस तो इसमें क्यों माइनस। ध्यान से सुनो, इस वाले केस को ही कंसीडर में ले लेते हैं। मेरे पास ये रहा P रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मेरे पास P रेजिस्टेंस है। अब जो मैंने लूप माना है उस लूप की डायरेक्शन कहां से कहां है, A से B, B से D, D से A। ये मेरे लूप की डायरेक्शन है, मैंने साफ साफ तुम्हें बताया हुआ है। अब मेरे लूप की डायरेक्शन भी कहां से कहां है, A से B की तरफ है, ठीक है।
है, और जो मेरे करंट की डायरेक्शन है वो भी कहां पे, यहां से यहां है। तो लूप और करंट दोनों की डायरेक्शन जब सेम होती है तब हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। यहां पे पॉजिटिव लिया है, और यहां पे तुम साफ साफ देख सकते हो मेरे ए बी डी ए, मेरे लूप की डायरेक्शन यहां पे है, बट जो करंट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ए से लेकर डी की डायरेक्शन में। तो पक्का मेरे पास क्या होने वाला है, वो माइनस में होने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से। सिंपल सी चीज है। तो बस यहां पे अब ये जो चीज है ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। अब हम लगाएंगे केवीएल किसमें, इसमें बी सी डी बी, इस वाले में आप लगाते हैं बड़ी ही आसानी से, बी सी डी और बी इस वाले लूप में लगाएंगे, बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनो, होगा क्या यहाँ पे कि बी से सी की तरफ अगर तुम नोटिस करो, बी से सी, तो अब मेरे पास लूप यही है और डायरेक्शन भी यही है और करंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो मेरे पास I1 माइनस IG और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये Q से हो जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, प्लस अब नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ये C से लेकर D की डायरेक्शन। अब मेरा लूप यहां से यहां है बट करंट की डायरेक्शन यहां से यहां है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, I2 प्लस IG, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मेरे पास कितना हो गया, S हो गया। और साथ में आखिरी चीज मेरे पास ये कि अब मेरे लूप की डायरेक्शन यहां है और करंट की डायरेक्शन यहां है। कंफ्यूज मत होना, पिछले केस में क्या हो रहा था कि मेरे पास B मतलब A B D A ये था, तो करंट भी यहां था, लूप भी यहां था, तो मैंने क्या लिया था, उसको पॉजिटिव लिया था। अब क्या हो रहा है, मेरा लूप यहां है और करंट उल्टा है, तो पक्का इस बार मैं क्या लूंगा, उसको माइनस में लूंगा, IG इंटू कैपिटल G। समझ रहे हो, यहां प्लस लेने का और यहां माइनस लेने का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये चीज, अब आई बात नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पे अब मेरी बात सुनो। जब मैं बैलेंस्ड कंडीशन की बात करता हूं तो यहां पे बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है, एक ऐसा कंडीशन जहां पे सब कुछ बैलेंस में हो, और कहने का मतलब इस वाली ब्रांच से करंट ही ना जाए। समझ रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात। एक ये व्हीटस्टोन ब्रिज की सबसे खास बात ही यही होती है कि इसके केस में एक ऐसा केस होता है बैलेंस कंडीशन, जब ये वाला जो ब्रांच है ना बी डी, यानी यहां पे जब मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा, रेजिस्टेंस लगाओ या फिर गैल्वेनोमीटर में लगाओ, कुछ भी लगाओ, इस वाली ब्रांच से करंट कभी जाएगा ही नहीं अगर मैं बैलेंस कंडीशन की बात करूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब तुम जरा इमेजिन करके देखो, अगर ये बीच वाली ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करती तो होगा क्या, ये सीरीज में हो गए, ये सीरीज में हो गए, और आपस में ये किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। बहुत ही सिंपल सर्किट हो गया कि नहीं हो गया। तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज की सबसे खास बात है, यानी करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0, IG की वैल्यू 0 होगी। तो अब ये और ये जो इक्वेशंस हैं वो कैसे बन जाएंगी, ध्यान से देखो। तो अगर मैं IG की वैल्यू यहां पे 0 रखता हूं पहली वाली इक्वेशन में, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 बचा, क्या, I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, और मैंने वही चीज यहां पे लिखी हुई है, ठीक है ना। अगली चीज, अगर इस इक्वेशन में मैं IG की वैल्यू 0 रखता हूं, यानी ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म 0, तो बचेगा क्या, I1Q माइनस यहां पे I2S माइनस I2S, वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। और इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड मैनर में लिखूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, I1P इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, I1R के बराबर होने वाला है, ठीक है। और यहां पे ये वाली जो चीज है I1Q इज इक्वल्स टू मेरे पास I2S के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो तुम नोटिस करोगे ये और ये चीज को मैंने और सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। छोटी सी मिस्टेक, यहाँ पे ये I2 होगा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे बार बार मैंने I1 लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। ये I2 यहाँ पे और यहाँ पे भी ये I2 होगा, वही तो मैं कहूँ छोटी सी गलती, आई एम रियली सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरे पास मान लो इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनको अगर जरा डिवाइड कर दें, तो इनको अगर डिवाइड कर देंगे तो आएगा क्या, अब मेरे पास सिंपली क्या आएगा, P/Q। अब Q नोटिस करो, इससे इसको डिवाइड करोगे, I1 से I1 कैंसिल करेगा, P/Q बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, R/S बचेगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो ये जो मेरे पास अब इक्वेशन आई है, इसको जरा ध्यान से देखो, ये मेरे पास कितनी सिंपल, कितनी ज्यादा सिंपल चीज है या नहीं है। अब सोचो, यहां पे अगर P/Q इज इक्वल्स टू R/S, इनमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस तुम्हें उसकी वैल्यू ना पता हो, मान लो चलो तुम्हें P, Q और R की वैल्यू पता है, तो तुम बहुत आसानी से S की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर S, R और Q की पता है तो P की वैल्यू। इन चारों में से अगर किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हें नहीं पता और बाकी तीनों की पता है, तो बहुत ही आसानी से चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। यही जो होती है कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की, और इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तुम खुद सोचो, अब मेरे पास मान लो, मेरे पास मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस सेट किए हुए हैं, ये और ये, इनको मैंने हिलाने वाला। अब मेरे को बोल दिया ये 10 रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू हटाओ, तो मैं ये वाला इसको हटाऊंगा, दूसरा लगाऊंगा, वैल्यू चेक करूंगा, आंसर दे दूंगा।
फिर उसको हटाऊंगा, दूसरा लगाऊंगा, वैल्यू चेक करूंगा, आंसर दे दूंगा। तो तुम नोटिस करो इसको सॉल्व करना कितने बच्चों वाली बात है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो इसको सॉल्व करना तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। इसी तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, खैर अब मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।